नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, अभी तक 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो मैं इसके पहले आप सबको भेज चुका हूं। आशा है कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारे छात्रों ने कहा कि सर इसको कंटिन्यू किया जाए और लगातार रखा जाए। तो इसी श्रृंखला में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप लगातार पढ़ते रहिए और लगातार पढ़ाई में बने रहिए, क्योंकि अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो फिर बहुत दिक्कत में आप पड़ने वाले हैं। चलिए प्रश्नों की संख्या को शुरू करते हैं। नंबर 1 का प्रश्न है और टोटल जो है संख्या 61वां है। ये स्थापना और तर्क का प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इतिहास और साहित्य के समझ पर आधारित ये प्रश्न होते हैं। अगर आप इतिहास और साहित्य की समझ आपको नहीं है तो इस तरह के प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। कुल मिलाकर जो उसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर आपका होना चाहिए। तो देखते हैं 61 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचयन नहीं है। पहला तर्क इसके पीछे क्या दिया जा रहा है। किसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतना की अवधारणा से पुष्ट है। तो इन्हें देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न को अच्छे से समझना है कि क्या कह रहे हैं। पहला कह रहे कि वासना संस्कार जो होता है वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जात की अंतः प्रकृति में निहित संचयन नहीं है। तो ये भाई वासनाएं और संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचयन नहीं है। संचयन तो नहीं है, लेकिन ये वंशानुक्रम नहीं होती। वासना जो होती है ये वंशानुक्रमी नहीं होती है। तो ये इसलिए कथन ए आपका गलत है। दूसरे कथन की तरफ अगर बढ़े तो कह रहा है कि इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतना की अवधारणा से पुष्ट है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय आचार्यों ने मनोविश्लेषणवादी जो पश्चिम की मान्यता है उससे पुष्ट किया है। ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई है, ऐसी कोई अवधारणा ही नहीं है। तो कुल मिलाकर सही है 61 का 3। 62 नंबर का प्रश्न है किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गंभीर आदि भावनाओं का अनुभव करता है वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं, क्योंकि उपयुक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। ये क्या कह रहा है कि किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर, मान लीजिए कोई चीज आप पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उसका मनन भी करेंगे, और अगर उसको आप मन में ला लेते हैं तो रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गंभीर आदि भावनाओं का अनुभव करता है। वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। तो देखिए, जो पाठक है क्या उसी के अंदर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भाव, सौंदर्य, रहस्य, गंभीर भावना का अनुभव होता है? केवल एक ही व्यक्ति के लिए होता है ये? तो ये व्यक्तिगत भाव नहीं है, सामूहिक भाव है, और वो कोई भी पढ़ेगा उसके अंदर ये भाव हो जाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से तो ये पहला कथन गलत है। दूसरा, क्योंकि उपयुक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। क्योंकि उपयुक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालते हैं। ये एकदम सही है कि ये जो विषय और भाव हैं मनुष्य की जो भावात्मक सत्ता है उस पर प्रभाव डालते हैं। क्रोध आ गया तो आपके भाव बदल जाएंगे, प्रेम आया तो आपका भाव बदल जाएगा। तो इस पर ये प्रभाव डालते हैं। तो इस अनुसार जो सही कथन होगा वो होगा 2, ए गलत, आर सही। 63 नंबर का प्रश्न है यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है।
क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाट कर नाट्य कार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। ये पूर्णतः स्थापित नहीं है, उसका लघु संस्करण नहीं है, क्योंकि जो उसके जो तत्व हैं, नाटक बहुत प्राचीन विधा है और एकांकी बहुत ही नवीन विधा है। हाँ यह है कि एकांकी में एक अंक होता है और नाटक में कई अंक हो सकते हैं, ये तो सही है, लेकिन इसका लघु संस्करण है यह स्थापित नहीं है। तो इस अनुसार अगर हम देखें तो 63 में एक कथन गलत हो गया। आर देखते हैं रीजन, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छांट कर नाट्य कार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तर्क देखिए क्या कह रहा है, तर्क पर भी हमारा ध्यान रहना जरूरी है। तर्क जो कह रहा है यह भी गलत है। नाटक को काट छाट कर नाट्य कार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकसित प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। ऐसा किया जा सकता है, आप चाहें तो नाटक को काट दीजिए, अपने अनुसार उसमें परिवर्तन कर दीजिए, उसके आकार में परिवर्तन कर दीजिए और उसके भाव में परिवर्तन नहीं आएगा। तो यह भी बात गलत है। तो 63 का जो चौथा ऑप्शन सही हो रहा है, क्या सही हो रहा है, गलत गलत, ए भी गलत है और आर भी गलत है। 64 नंबर का प्रश्न है कि वस्तु में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है, और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो द्रष्टव्य के सौंदर्य से चलित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है। तर्क कह रहे हैं क्योंकि दृष्टा और द्रष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए वस्तु में सौंदर्य कैसी शक्ति या ऐसा धर्म है, मान लीजिए कोई गेंद है तो उसमें जो सौंदर्य है उसी को हम टारगेट करके सोचते हैं। वस्तु में सौंदर्य कैसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है। मान लीजिए कोई गेंद है, वो देखने में लाल पीली है, तो स्वाभाविक है जो देखने वाला है उसको आंदोलित कर सकती है और उसके हृदय को हिलोरेला सकती है, हिलोलित हो सकता है। और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है कि एक ऐसा संवेदन है जो द्रष्टव्य के सौंदर्य से चलित और हिलोलित होने की योग्यता देता है। देखने वाले व्यक्ति के कहते नहीं कि जो सौंदर्य होता है वो नजर में होता है, उसका सार यही है कि सुंदरता आपकी नजरों में होती है। तो यही बात यह भी कह रहा है कि एक ऐसा संवेदन है जो द्रष्टव्य के सौंदर्य से चलित और हिलोलित होने की योग्यता रखता है। तो इस अनुसार 64 का ए सही है। ठीक है, बी देखते हैं। अब बी क्या कह रहा है कि क्योंकि दृष्टा और द्रष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित है। तो यह भी कथन एकदम सही है कि देखने वाला है और जिस चीज को देखा जा रहा है दोनों में समान धर्मी तत्व ही अंतर्निहित होंगे। अब अपनी आंख से तो आप लाल देख रहे हैं और ऐसा नहीं कि गेंद काली होगी, तो समान धर्मी तत्व तो अंतर्निहित तो होंगे ही। तो इसलिए 64 का एक सही है। स्थापना है, नाटक जड़ या रूढ़ नहीं एक गतिशील पाठ है, क्योंकि वह लिखा कभी जाए खेला वर्तमान में जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नाटक एक जड़ या रूढ़ नहीं गतिशील पाठ है। स्वाभाविक है कि नाटक जो है उसमें जड़ता नहीं होती, प्रगतिशीलता होती है, और जो जड़ चीजें होती हैं, जो आडंबर होता है, उसको नाटक में अंतर्निहित नहीं किया जाता या इससे लेखक बचता है, क्योंकि वह लिखा कभी जाए खेला वर्तमान में जाता है। स्वाभाविक है, बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक पता नहीं कब लिखा था, वो खेला आज जा रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि जब वो लिखा गया उसी समय खेला जाएगा, उसके बाद में खेला नहीं जाएगा। तो इस अनुसार ये दोनों कथन सही हैं। 65 का एक। 66 है कि कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ज्यादातर लोग प्रेम करने वाली उम्र में होंगे या प्रेम कर रहे होंगे या करने वाले होंगे। 66 का प्रश्न है। देखिए इसमें यह महत्व है
कि कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है। भैया ये तो कहीं भी नहीं कहा जा सकता कि कविता में चित्रित प्रेम निजी हो सकता है। वाल्मीकि जी ने जब दो क्रौंच के जोड़ों को आपस में मैथुन क्रिया में रत देखा और उसके बाद बहलिया ने उसमें एक को मार दिया, तो उनके अंदर जो करुणा उपजी वो उनकी व्यक्तिगत करुणा नहीं थी, लेकिन उससे काव्य का सृजन हो गया। ठीक उसी प्रकार से प्रेम एक ऐसा विषय वस्तु है कि यह निजी नहीं होता है, सार्वजनिक भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। दूसरे का प्रेम भी कविता में चित्रित हो सकता है, क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। अब भैया ये कैसे हो सकता है? प्रेम को ईश्वर के बराबरी दी गई, बहुत ऊपर तक बिठाया गया, तो सामाजिक भाव कैसे नहीं होगा? तो इस अनुसार दोनों कथन गलत है। 67 नंबर का प्रश्न है, चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है, कथन है। तर्क कह रहा है क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। ठीक, अब देखते हैं कि इसका क्या मामला है, किस तरह का उत्तर आता है। चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। चेतना मतलब एक कॉन्शियस माइंड, जो आपका जो मस्तिष्क है, जहां से आप सोचते हैं, कि अनुभूति की सघनता, जो आपका मस्तिष्क सोचता है उसमें जो आप अनुभव करते हैं उसकी सघनता जो है, चिंतन की पराकाष्ठा है। सही बात है कि गलत बात है? तो ये एकदम सही बात है कि चेतना जो होती है, जिसे आप सोचते हैं, वो सघनता जब हो जाती है तो वो चिंतन की जो पराकाष्ठा है, मतलब चिंतन सोचने का जो सबसे ऊपर वाला दौर है, सबसे उत्कृष्ट दौर है, पराकाष्ठा मतलब सबसे उच्च दौर में पहुंच जाती है। भाई किसी चीज को सोचते सोचते आप बहुत ऊपर तक और मतलब देवत्व तक पहुंच जाते हैं, सोचते सोचते गंभीर चिंतन करते हुए, तो पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। तो वो क्या है? सही कथन है, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। ये बात थोड़ी सी खटक रही है, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। अनुभूति तो शुद्ध हृदय से हो सकती है, लेकिन चिंतन शुद्ध हृदय से हो यह आवश्यक नहीं है। कई बार किसी का अनहित भी सोचने के लिए आप चिंतन करते हैं। कुटिलता में भी चिंतन होता है, चोरी करेंगे उसमें भी चिंतन करेंगे, अपराध करेंगे तो उसमें भी चिंतन करेंगे, लेकिन अनुभूति जो होगी वो शुद्ध हृदय से होगी। तो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है, इसलिए जो कथन है दो वो सही है। पहला ए सही है, आर गलत है। 68 नंबर का प्रश्न है कि स्थापना है कि श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात है, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती है, होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है। 68 नंबर का प्रश्न है, देखिए, श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट, श्रद्धा और प्रेम में तो आपने अंतर पढ़ा ही होगा, रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध ही है। श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट, निर्दिष्ट अनिर्दिष्ट। निर्दिष्ट का मतलब है कि दिखाई दे रहा, अनिर्दिष्ट का मतलब दिखाई नहीं दे रहा। कारण किसका? श्रद्धा का। प्रेम व्यक्तिनिष्ठ होता है, श्रद्धा सार्वजनिक या सामाजिक हो सकती है। आपसे कोई एक व्यक्ति प्रेम कर सकता है और आपसे अगर हजारों व्यक्ति प्रेम करते हैं तो श्रद्धा हो सकती है, वो प्रेम नहीं हो सकता है। तो श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है, ये बात यहां पर कही जा रही है। तो यहां पर ये एकदम से गलत है, क्योंकि श्रद्धा में कारण जो होता है वह निर्दिष्ट नहीं होता है, निर्दिष्ट होता है। भाई अगर ईश्वर को सब प्रेम करते हैं, उन ईश्वर के प्रति सबकी श्रद्धा है, तो क्या उसके कारण किसी को नहीं मालूम है? सबको कारण मालूम है, क्यों मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, क्यों ईश्वर के प्रति लगाव है मेरा। आलंबन अज्ञात होता है, यह भी नहीं है। आलंबन भी ज्ञात होता है, उनके विराट रूप, उनके विराट कार्य
संजीवनी लाए, इतने बड़े बड़े राम का उद्धार किया, तो आलंबन भी निर्दिष्ट है और श्रद्धा का कारण भी निर्दिष्ट है, दोनों निर्दिष्ट नहीं होता है। तो इस अनुसार ये कथन गलत है, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती है, श्रद्धेय तक पहुंचती है। श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई, यह सही है कि जब आप श्रद्धा करते हैं जो उसमें दृष्टि उपजती है वो कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंच जाती है। आप किसी के लिए कोई काम करेंगे तो क्या होगी, आपके कर्मों के द्वारा आपका जो प्रेम है वो व्यक्ति श्रद्धेय तक पहुंच जाएगा। बजरंगबली ने राम का उद्धार किया तो ये जो प्रेम है वो श्रद्धेय तक पहुंच गया। तो इस अनुसार ये गलत है और आर सही है, तीसरा ऑप्शन। स्थापना, छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। तर्क कह रहा है इसलिए इसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर है। 69 नंबर का प्रश्न है, छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। भैया तो एकदम में गलत है। शुद्ध लौकिक प्रेम कहाँ है वहां पर, वहां तो रहस्यवाद है। निराला भी प्रेम करते हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, पूरा का पूरा काव्य ही रहस्यमय है, रहस्यवाद है, छाया है, अलौकिकता उसमें छाई हुई है। तो कहाँ शुद्ध लौकिक प्रेम है, तो ये तो गलत है ना। तो इस अनुसार ये गलत हो गया ये, इसलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना ना के बराबर है। तो ये और भी गलत बात इन्होंने कह दिया। भैया राष्ट्रीय बोध काहे नहीं है राष्ट्रीय बोध, आध्यात्मिक चेतना खूब है, आध्यात्मिक चेतना और रहस्यवाद ही तो प्रमुख है छायावाद में। इस अनुसार चौथा गलत कथन आपका सही है, ए भी गलत है और आर भी गलत है। 70 नंबर का प्रश्न, स्थापना, भक्ति को परानुरक्तीश्वरे कहा गया है। परानुरक्ति ईश्वरे क्यों ऐसा कहा गया है, इसलिए भक्त को साध्य स्वरूपा माना गया है। 70 नंबर का प्रश्न, भक्ति को सा मतलब साह का रूप है, साहतौते, सा मतलब उसके लिए, परा मतलब दूसरे के लिए, अनुरुक्ति मतलब किसी के जो अनुराग होता है, अनुरुक्ति होती है, ईश्वरे ईश्वर के बराबर के लिए कहा गया है। तो ये सही बात है, भक्ति जो है दूसरों के लिए ही होती है और भक्ति ईश्वर से होती है। दास आप दासत्व भाव महसूस करते हैं और भक्ति ईश्वरत्व भाव के लिए प्रकट होती है। ठीक है, ये सही है, इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूप माना गया है। तो भक्ति क्या है, साध्य है, साधन नहीं है। तो यहां 70 का 3 सही है, ए और आर दोनों सही है। 71, मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं, क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 71 नंबर का प्रश्न है। चलिए देखते हैं, मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। अब इसका अर्थ हम पीछे से लगाते हुए चलेंगे। मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं पूरकता या विरोध भाव में, मानव और प्रकृति के बीच समानता में। हमारी और प्रकृति के बीच में जो समानता है, जो अंतर विरोध है, इन सब के पीछे मिथक का सूत्र विद्यमान होता है। मिथक क्या है, धार्मिक सत्य है। कैसे, नीम के पेड़ में अगर आप जल डालते हैं तो क्यों, क्योंकि आप मानते हैं कि देवताओं का वास है। ठीक है, ये। और अगर मनुष्य और प्रकृति के बीच में प्रेम देखें तो भाई हम पानी उसमें डाल रहे हैं, नीम का पेड़ तैयार होगा, कल हमको ऑक्सीजन देगा, कल हमको शुद्ध हवा देगा। लेकिन ये मिथक है कि मिथक सृजन का सूत्र है कि उसमें देवी देवता का वास होता है, देवी वास करती हैं, इसलिए उसकी हम पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से मिथक के कारण
पूर्व संपर्क और प्रकृति और मानव के बीच में समानता का भाव उत्पन्न रहता है। तो इस अनुसार ए सही है, क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा अनिवार्य संबंध है। यह भी कथन एकदम सत्य है कि क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है, भाई इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। मानव जो कल्पना करता है प्रकृति के मध्य उसका सीधा अनिवार्य संबंध पाया जाता है। तो इस अनुसार 71 नंबर के प्रश्न का दोनों उत्तर सही है, ए भी सही है और आर भी सही है। 72 नंबर का प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है, क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें क्या है कि कह रहा है कि स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है। ये काफी विवादित विषय रहा है। छायावाद को कहते हैं कि ये जो स्वच्छंदतावाद है उसका विलायती उत्थान के रूप में इसको माना गया कि स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय है, लेकिन ये आलोचना का विषय रहा है, सर्वसम्मति का विषय नहीं रहा है। तो एक स्थापना के रूप में हम स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद को पर्याय के रूप में नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए 72 नंबर में जो ए है वो हमारा क्या है, गलत है। अब रीजन देखते हैं, क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। रीजन इसका सही है। रीजन क्या सही है, क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया है। स्वाभाविक है कि द्विवेदी युग में इतनी शास्त्रीयता, इतना वैदिक कर्मकांड, ये सब इतना प्रभावी हो गया था कि वैयक्तिक कल्पनातिरेक का निजी रहस्यानुभूत प्रतिफलन है कि वैदिकता और इतना सब कुछ खुलेआम होने की वजह से एक रहस्यवाद, एक रहस्यानुभूति जो है वो काव्य में आ जाती है। तो इस प्रकार से 72 वाला जो प्रश्न है इसमें इसका रीजन भी सही है, अर्थात ए और आर दोनों सही है। 73 स्थापना, अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है। रीजन, क्योंकि यह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहां पर कह रहे हैं कि अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है। भारतीय दर्शन, जितने भी भारतीय दर्शन हैं, सब के सब दर्शन 3 तत्वों पर ही उनके विचार मिले जुले हैं, संगचित हैं। सबसे पहला क्या है, आत्मा, दूसरा है परमात्मा और तीसरा है जगत। आत्मा, परमात्मा और जगत का जो समन्वय है, इन तीनों के भीतर ही पूरा दर्शन तत्व निहित है। अब यहां है कि अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है, तो स्वाभाविक है कि आत्मा जो है अद्वैत है, यस्य न द्वितीयः, मतलब जो दो नहीं है, एक है आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, अर्थात ये आत्मा का विस्तार ही तो हुआ, इसलिए ये कथन सही है। अब दूसरा कथन देखते हैं क्या कह रहा है, क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। भैया ये बताइए कि ऊपर तो कह रहा है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं और नीचे कह रहा है कि जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है, तो ये गलत है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। 74 नंबर का प्रश्न है, आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। आधुनिकता की अभी तक कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं आ पाई है, ये काफी विवादित रहा है, लेकिन फिर भी स्थापना और तर्क के रूप में हम इसको देखेंगे। आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं है, एकदम सही बात है कि इसका कोई मूल्य नहीं है आधुनिकता की परिभाषा, और आधुनिकता समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तनशील है, इसलिए कोई इसका शाश्वत मूल्य नहीं है। वह मूल्य के परिवर्तन का पर्याय है। यह भी सही है कि मूल्य परिवर्तित होंगे, आधुनिकता का स्वरूप परिवर्तित होगा, इसलिए ये कथन आपका सही है। ठीक है,
क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। यही बात इसने भी कह दिया कि भैया जहां भी बदलाव होगा वो कोई भी युग हो वो आधुनिक होगा। आज हम आधुनिकता में हैं और कल यही प्राचीन हो जाएगा। आज 4G आप प्रयोग में ला रहे हैं, ये आधुनिक है, एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। कल जब 5G 6G आ जाएगा तो जैसे आज 2G बहुत पुरानी चीज हो गई है, उसी प्रकार से आपका 4G भी पुराना हो जाएगा। तो इस अनुसार से कोई बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। तो 74 का जो दोनों कथन है वो सही है, ए भी सही है और आर भी सही है। 75 नंबर का प्रश्न है, ये क्या कह रहा है कि देशभक्ति, संस्कृति, राग, चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। साथ ही उसमें ब्रेख्त के महानाट्य एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती हैं। ठीक है, चलिए। देशभक्ति, संस्कृति, राग, चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण, ये सारी चीज जयशंकर प्रसाद के नाटक में है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। देखिए, जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार हैं, बस उनके नाटक जो है रंगमंच की दृष्टि से उतने उत्कृष्ट नहीं है। बाकी महाकाव्योचित औदात्य उनके नाटक में है, इसलिए कथन ये एकदम उक्ति संगत है, सत्य है। तो 75 का ए सही है, लेकिन रीजन देखते हैं। साथ ही उसमें ब्रेख्त के महानाट्य एथिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं मिलती हैं, तो ये एकदम गलत है। तो 75 का एक सही है और गलत है। तो ये तो रहा मित्रों 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कथन निष्कर्ष पर आधारित था। इस श्रेणी में आज 5 प्रश्न और लूंगा। आज 20 प्रश्नों पर ही बातचीत होगी। और यह भी आपको बता दूं कि जो हमारा पेड बैच है यूजीसी नेट का, लॉकडाउन के बाद आपको कक्षाएं मिलेंगी। पूरी कक्षाएं, पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज और डाउट्स क्लास भी होगी, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा जो है वो पोस्टपोन होके हो सकता है कि दिसंबर सेशन के लिए पोस्टपोन कर दी जाए, कि आपका एक सेशन खत्म कर दिया जाए। लेकिन अब इस तरह से कोई विधिक सूचना नहीं आई है। जैसे कोई सूचना आती है हम आपको बताते हैं, लेकिन लगातार पढ़ाई में बने रहिए। साथ ही साथ हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा। चलिए देखते हैं, यहां पर सूची सुमेलित करना है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगड़ू और अवधी, ये इनके बोलियां, कुछ बोलियां हैं और ये कहां बोली जाती हैं उनसे इनका मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। खड़ी बोली कहां बोली जाती है, आप सब बताइए। खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो एनसीआर, जो आज का वर्तमान क्षेत्र है, वो एनसीआर के रूप में उसको हम देख सकते हैं। अर्थात करनाल, खड़ी बोली करनाल में बोली जाती है। ब्रजभाषा आगरा में, फिर बांगड़ू, बांगड़ू कहां बोली जाती है। अच्छा, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है कि खड़ी बोली आपकी बिजनौर में है, बांगड़ू आपकी करनाल में है, अवधी आपकी सुल्तानपुर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसका सही ऑप्शन होगा वो 2 होगा। निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबद्ध रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। कौन सी रचना किस भाषा में है, 77 नंबर का प्रश्न है। तो अवहट्ट भाषा में कीर्तिलता लिखी गई है। अवहट्ट भाषा में कौन सा लिखा गया है, कीर्तिलता। तो ए का तीसरा सही हो गया। आगे बढ़िए, इसमें बी जो है, ब्रजभाषा में भंवर गीत लिखा गया है।
अवधी भाषा में मधुमालती लिखी गई है और खड़ी बोली में प्रिय प्रवास लिखा गया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य 1914 में प्रिय प्रवास को ही माना जाता है। तो इस अनुसार जो सही ऑप्शन बैठता है वो 4। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। अब कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनके साथ उसको सुमेलित करना है। तो नगर बहीरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, ये किसका कथन है? कण्हप्पा का है। कावा तरुअर पंच बिड़ाली बहुत बार पूछा गया है, ये लुइपा का कथन है। कड़ुआ बोल न बोलिस नारी नारी, ये कथन किसका है? नरपति नाल का है। और मोर जोबना नवलेरा भयो है गुलाल, ये किसका कथन है? खुसरो का है। तो इस अनुसार जो सही ऑप्शन बन रहा है वो 1 बन रहा है। 79 नंबर का प्रश्न, लिखित पंक्तियों को उनकी रचना कर सम्मिलित करना है। ओनाई घटा परिजगा जग छाहा, काफी अच्छा प्रश्न है ये। पहले का जो सही है वो कबीर दास की पंक्ति है, ओनाई घटा जारी जग छाहा। आवत जात पनहिया टूटी, ये कुंभन दास की पंक्ति है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, ये सूरदास की पंक्तियां हैं। कीरत भनित भूतल सोई, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। इस अनुसार जो सही ऑप्शन होगा वो 4 सही होगा। निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबद्ध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। काफी सरल प्रश्न है। तो अद्वैतवाद किससे संबंधित है? अद्वैतवादी दर्शन से रैदास प्रभावित थे। विशिष्टाद्वैतवाद से तुलसीदास जी प्रभावित थे। शुद्धाद्वैतवाद से कुंभन दास प्रभावित थे और सखी संप्रदाय से हरिदास थे। तो इस अनुसार सही ऑप्शन होगा 1। 81 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जपुजी, तो जपुजी, आशा दीवार, ये रचनाएं किसकी हैं? आपको इन रचनाओं को जरूर रट लेना चाहिए। तो इसमें जपुजी जो रचना है वो किसकी है? नानक की है। रस मंजरी किसकी है? रहीम की है। बरवे नाई का भेद किसकी है? तो ये नंददास की है। वैराग्य संदीपनी किसकी है? तुलसीदास की है। इस अनुसार सही ऑप्शन 4 है। निम्न की रचनाओं उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सुमेलित कीजिए। मतलब किस विशेषज्ञता पर उन्होंने काव्य लिखा है। 82 नंबर का प्रश्न है। शिवराज भूषण ने रीति स्वच्छंद वृत्ति पर लिखा है। छत्र प्रकाश ने जीवन चरित्र लिखा है, जीवन चरित्र की रचना है। बिरह बारिश जो है वो, फिर से देख लेते हैं 82 नंबर के प्रश्न को। शिवराज भूषण जो है ये अलंकार निरूपण है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण का ग्रंथ है। छत्र प्रकाश जो है ये जीवन चरित्र है। बिरह बारिश जो है ये रीति स्वच्छंद वृत्ति है। और काव्य निर्णय क्या है? सर्वांग निरूपण का काव्य है। इस अनुसार सही ऑप्शन 2 होगा। 83 निम्नलिखित प्रतिपादक कृतियों के उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। 83 नंबर का प्रश्न है। रस सागर श्रीपति से संबंधित है। रस चंद्रोदय कवींद्र से संबंधित है। रसराज
मतिराम से संबंधित है, रस पीयूष नदी ये सोमनाथ से संबंधित है। और इस अनुसार जो सही ऑप्शन बनेगा वो 3 बनेगा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। दुख ही जीवन की कथा रही, ये तो बहुत आसान है, सबको मालूम होना चाहिए। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही, ये निराला की पंक्तियां हैं। और किस रचना से ली गई हैं आप मुझे बताइएगा। सरोज स्मृति से हैं या राम की शक्ति पूजा से हैं। इन दोनों ऑप्शंस में एक ऑप्शन सही है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही, ये निराला की पंक्तियां हैं। मैं दिन को ढूंढ रही हूं जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिसकता हीरक प्याली में, ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। किस रचना से ली गई है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूं, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूं, ये पंक्ति अज्ञेय की है और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किस रचना से है। बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शिख खंड, सदृश स्पष्ट भाल, ये पंक्तियां प्रसाद से ली गई हैं, प्रसाद की लिखी हुई हैं। किस रचना से है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इस अनुसार जो सही बैठ रहा है कूट वो 1 बैठ रहा है। आज हम लोगों ने 25 प्रश्नों पर विशेष चर्चा किया। अब बाकी खंडों पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। जल्द ही हम नया सेशन लाएंगे यूजीसी नेट के लिए। तो अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को रिवीजन के तौर पर व्याख्यात्मक हल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब खत्म होगा तो एक एक सेशन पर हम छोटे छोटे वीडियो बना के लाएंगे, और तब तक ईश्वर चाहेगा तो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और लाइव क्लासेज आपको प्रोवाइड हो सकेंगी। टेलीग्राम चैनल से अभी जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें कुछ नोट्स भी मैंने अभी भेज दिए हैं, कुछ नोट्स मैं भेज दूंगा, समय समय भेजता भी रहता हूँ। तो उसमें जुड़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे यूजीसी नेट लिखकर, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। उस लिंक को क्लिक करके स्वतः आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। नंबर नोट कर लीजिए 96 28 95 92 37। मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।